आज की क्लास में हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस का जो जनरल प्रॉपर्टीज़ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वायरस क्या है और उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। देखिए, वायरस कहने का मतलब होता है एक ऐसा चीज़ जो कहीं पर भी एंटर कर जाए, यानी किसी भी पार्ट में एंटर करने की कैपेबिलिटी रखता हो, उसको वायरस कहते हैं। दूसरे सेंस में वायरस का मतलब होता है एक ऐसा चीज़ जो बाहर है, किसी सेल के बाहर है, किसी लिविंग पार्टिकल्स के बाहर है, अपने आप को बाहर रखा हुआ है, तो वो नॉन लिविंग पार्ट है, यानी कि मरे हुए चीज़ों के साथ है तो वो भी मरा हुआ है, और किसी लिविंग पार्ट के अंदर चला गया या लिविंग सेल, लिविंग टिश्यू, लिविंग बॉडी के अंदर जब चला गया तो उसके साथ वो भी ज़िंदा हो गया। यानी कि वो बाहर जो भी मरे हुए चीज़ है, नॉन लिविंग पार्ट्स है, नॉन लिविंग चीज़ के साथ वो नॉन लिविंग बन गया और लिविंग के साथ जाके वो लिविंग बन गया। ये इसको मेडिकल टर्म में थोड़ा-सा और अच्छे से क्लैरिफ़ाई करें तो वायरस का मतलब होता है एक ऐसा चीज़ जिसको खुद को मल्टीप्लाई करने के लिए किसी दूसरे होस्ट की ज़रूरत पड़ती हो। थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करें तो एक ऐसा ऑर्गेनिज़्म, एक ऐसा जीव, एक ऐसा पार्टिकल जिसका अपना कोई मल्टीप्लाई करने का कोई मैकेनिज़्म ना हो, रिप्रोडक्शन करने का, अपने रेप्लिकेशन करने का या अपने बच्चे पैदा करने का उसके पास कोई मैकेनिज़्म ना हो। उस चीज़ के लिए, अपनी प्रोगेनी को बनाए रखने के लिए, अपने जनरेशन को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज़्म के जो मैकेनिज़्म है रिप्रोडक्शन करने का, उसके मैकेनिज़्म को अपना के अपने बच्चे पैदा करना या अपने आप को बचाए रखना या अपने जनरेशन को बनाए रखना, जिसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होती है, उसी को हम वायरस बोलते हैं। ठीक है? तो वायरस को हम अलग-अलग तरह से समझ सकते हैं, ठेठ भाषा से लेके जो मेडिकल की लैंग्वेज है वहाँ तक हम समझ सकते हैं। ठीक है? इसी बेसिस पे इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ निकल के आते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वायरस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वायरस का डेफिनेशन क्या होता है? अ जीनोमिक पार्टिकल दैट इज़ नॉन लिविंग आउटसाइड ऑफ होस्ट सेल। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा जीनोमिक पार्टिकल जो नॉन लिविंग है जब किसी होस्ट सेल के बाहर है, यानी किसी होस्ट सेल, दैट मीन्स किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल, लिविंग टिश्यू के जब बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, बट शो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स इनसाइड द होस्ट सेल। जब वो किसी सेल के अंदर चला जाता है तब वो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो करे तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। यानी कि सेल के बाहर है तो नॉन लिविंग है, सेल के अंदर चला गया तो लिविंग हो गया, यानी लिविंग के अंदर गया तो लिविंग हो जाएगा, नॉन लिविंग के अंदर है तो नॉन लिविंग रहेगा। ठीक है? तो उसको हम वायरस बोलेंगे। अब इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कि इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर है जो आमतौर पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम इसके जनरल स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि आखिर वायरस का स्ट्रक्चर होता क्या है। इससे पहले हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। देखिए, पहला मेंशन है दे डू नॉट पोसेस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स किसके पास अपना कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जैसे कि सेल्स मिल के एक सेल है उसके पास, जैसे कि नॉर्मल किसी लिविंग सेल होता है उसका अपना एक जीनोमिक मटेरियल होता है, फिर उसका अपना एक साइटोप्लाज्म होते हैं, इसके अंदर ऑर्गेनल पाए जाते हैं, बाहर का एक मेम्ब्रेन होता है जिसको सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल इस तरीके से बोला जाता है, और आपस में मिलके एक सेल इसी तरह ऐसा है, दूसरा सेल मिलके इसके कॉलोनीज़ बनाते हैं, फिर वो उस पूरी कॉलोनीज़ को हम टिश्यू बोलते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। ऐसा कोई इसके पास ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि एक सेल है तो उसका प्रॉपर तरीका हो, प्रॉपर उसके सारे स्ट्रक्चर्स हो, ऑर्गेनल्स हो, और वो आपस में मिल के टिश्यू बनाते हो, टिश्यू मिल के ऑर्गन सिस्टम या बॉडी बनाते हो। ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। पहला चीज़, दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट क्या है? इसका मतलब है कि जब किसी बॉडी के अंदर या किसी सेल या टिश्यू के अंदर जब ये जाएगा तो उसको नुकसान करेगा, उसको मारेगा, उसकी जो मैकेनिज़्म है, क्योंकि उसके जो भी मैकेनिज़्म है खाना बनाने से लेके रेप्लिकेशन के मैकेनिज़्म, सारे मैकेनिज़्म को ये अपना लेगा, और अपना के उसके जो जनरेशन पैदा करने का, उसको रेप्लिकेट करने का जो मैकेनिज़्म है जो अपना लेगा, तो जिस बॉडी के अंदर जाएगा
उसको अपना रेप्लिकेशन करने के बजाय ये अपना वाला करवाएगा। इससे क्या होगा, जिस होस्ट सेल के अंदर जाएगा उसको नुकसान करेगा, उसको ख़त्म करेगा और ख़ुद को ताकतवर बनाएगा। इसीलिए इसको पैरासाइट बोला गया है। और इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर पाया जाने वाला पैरासाइट। दैट मीन्स मान लीजिए कि एक ये सेल है और ये वायरस है, तो ये एंट्री किया, अगर इसके अंदर आया तो इसके जो भी मैकेनिज्म है जिससे ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, एक सेल से दूसरा सेल, दूसरा सेल से तीसरा सेल, इस तरह से जो अपना रेप्लिकेट करके अपने प्रोगेनी को पैदा करता है, तो ये इसके मैकेनिज्म को अपना लेगा और ये अपना रेप्लिकेशन कराएगा और इस सेल का ख़त्म कर देगा। फाइनली सेल की डेथ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा और इसके बहुत सारे पार्टिकल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो वही है इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स बन जाते हैं ये। दे लैक एंजाइम्स नेसेसरी फॉर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। देखिए, किसी भी सेल को सरवाइव करने के लिए उसके पास अपना कुछ एक मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म से नेसेसरी प्रोटीन्स बनते हैं। नेसेसरी प्रोटीन्स ये एनर्जी का एक बाद में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। तो हर एक सेल के पास अपना एक एंजाइमेटिक जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है, कंप्लीट करने के लिए एक एंजाइमेटिक मैकेनिज्म होता है। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, अलग अलग रिएक्शंस को कंप्लीट कराते हैं। इस तरह का से कोई भी एंजाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स या एंजाइम्स इस वायरस के पास नहीं होता। जब इसके पास कोई एंजाइम्स ही नहीं है तो इसका कोई मैकेनिज्म ही नहीं होगा। जब एंजाइम्स नहीं है तो मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म नहीं तो कोई काम ही नहीं। इसीलिए सेल के बाहर इसके पास एंजाइम नहीं होने के कारण या कोई मैकेनिज्म नहीं होने के कारण ये बिल्कुल मरा हुआ है। लेकिन जब किसी सेल के अंदर चला जाता है तो उसके एंजाइम्स को, उसके मैकेनिज्म को अपना लेता है तो जिंदा हो जाता है। ठीक है, बस वही बोल रहा है। दे मल्टीप्लाई बाय कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बट नॉट बाय बडिंग बाइनरी फिशन। देखिए, ये मल्टीप्लाई करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये वायरस है, जब किसी सेल के अंदर एंट्री किया तो इसके मैकेनिज्म को इसने अपनाया। जब किसी के दूसरे के मैकेनिज्म को कोई अपनाता है तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेगा, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में चला जाएगा। तो इसी चीज़ को यानी दूसरे के एंजाइम, दूसरे के मैकेनिज्म, जिस सेल के अंदर एंट्री किया उसके मैकेनिज्म, उसके एंजाइम्स का इस्तेमाल करके अपने फ़ायदे के लिए, अपने रेप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल किया, तो ये तो आसान होगा नहीं। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं। तो वही चीज़ें बोल रहा है कि ये मल्टीप्लाई किस तरीके से होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू। जैसे कि नॉर्मल कोई सेल है, उसके पास अपना सिस्टम है, अपना मैकेनिज्म है रेप्लिकेट करने की, तो या तो बडिंग के थ्रू करता है या फिर फ्यूजन के थ्रू करता है या कोई और प्रोसेस अपनाता है और मैकेनिज्म अपनाता है। इसके पास ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, दे पोसेस इधर आरएनए और डीएनए बट नॉट बोथ एट सेम टाइम। इसका मतलब क्या है कि इस वायरस के अंदर कुछ भी नहीं, एक जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम आरएनए बोलते हैं या डीएनए बोलते हैं। इसके पास एक जेनेटिक मटेरियल है। मान लीजिए एक जेनेटिक मटेरियल है, या तो सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है या फिर ये डबल स्टैंडर्ड हो सकता है। सिंगल स्टैंडर्ड में या तो ये आरएनए हो सकता है या फिर ये डीएनए हो सकता है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। आरएनए भी ऐसी है, सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड हो सकता है। लेकिन एक वायरस के अंदर ये दोनों चीज़ हो ऐसा नहीं है। होगा तो केवल एक ही चीज़ होगा, या तो उसके अंदर आरएनए हो डबल वाला या सिंगल वाला, या डीएनए हो डबल स्टैंडर्ड वाला या सिंगल स्टैंडर्ड वाला। लेकिन रहेगा तो केवल आरएनए रहेगा तो केवल आरएनए ही, और डीएनए होगा तो केवल डीएनए ही। मोस्ट ऑफ द वायरस में आरएनए पाया जाता है और वो भी सिंगल स्टैंडर्ड में पाया जाता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है जिसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, वो एक्सेप्शन केसेस हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द में आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड पाया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं केस होगा कि उसके अंदर दोनों चीज़ हो एक साथ, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। दे आर अनअफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स। देखिए, इसके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता है। अब सवाल उठता है कि इसके ऊपर एंटीबायोटिक का असर होता क्यों नहीं है। किसी एक सेल है, जैसे एक बैक्टीरिया का सेल है, एक सेल वॉल है, बहुत हार्ड है, इसके ऊपर कैप्सूल्स भी हैं, फिम्ब्रिया, फ्लैजिला, तरह तरह की इसके पास मॉडिफिकेशन है सेल मेम्ब्रेन के।
अंदर इसके पास जेनेटिक मटेरियल भी है, बहुत सारे इसके अंदर के कंपोनेंट भी है, सेलुलर कंपोनेंट, ये सारा कुछ है। तो एंटीबायोटिक्स करता क्या है? एंटीबायोटिक्स जब भी हम लेते हैं तो एंटीबायोटिक्स एक मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। उसके पास तरह तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, तरह तरह के उसके पास मॉलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स होता है। तो जब ये बैक्टीरिया या कोई और ऑर्गेनिज्म है, इसके सेल वॉल के ऊपर एक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और वो रिसेप्टर्स या ये जो रिसेप्टर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के रूप में होते हैं। और यही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उसके अंदर वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से ये जुड़ जाते हैं, अटैच कर जाते हैं। इसी को बोलते हैं ये एक रिसेप्टर है, और ये दोनों रिसेप्टर एक दूसरे को अटैच कर लेते हैं, लिगेंड बना लेते हैं, लाइगेट कर जाते हैं। जब दोनों के, ये मान लो ये एंटीबायोटिक का है और ये वाला इस बैक्टीरिया या सेल का है, तो ये दोनों के साथ अटैचमेंट हो जाता है, और उसी कारण से ये जो एंटीबायोटिक्स के मॉलिक्यूल है फिर इसके अंदर जैसे इस रिसेप्टर से बाइंड करता है, एंटर करके अंदर चला जाता है। ये तो रहा एक नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर, जिसके कारण से एंटीबायोटिक्स जैसे असर पड़ता है, इसके सेल वॉल को तोड़ के फिर सेल मेम्ब्रेन को पंक्चर कर देता है और अंदर चला जाता है, और फाइनली वो मर जाता है वो बैक्टीरिया। लेकिन वायरस के पास तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसके पास। इसके पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इसके पास बाहर एक कैप्सिड का मॉलिक्यूल है, एक लेयर है जो एक प्रोटीनियस नेचर का है। अंदर केवल और केवल एक जीनोमिक मटेरियल है। अगर ये प्रोटीन टूट भी गया, कुछ हो भी गया, तो क्या ये तो जीनोमिक मटेरियल है, ये जो मॉलिक्यूल है क्या करेगा उसके ऊपर? कुछ नहीं करेगा। या बाहर के कोई स्ट्रक्चर है वो तोड़ने के लिए तो एंटीबायोटिक्स मेनली सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल को पंक्चर करता है, उसको तोड़ता है, क्योंकि उसके जो कॉम्प्लेक्स है इसके कॉम्प्लेक्स से लाइगेट कर जाता है, बाइंड कर जाता है, इसके कारण से इसके टूट जाते हैं। इसके पास तो कोई सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, तोड़ेगा किसको फिर ये? इसीलिए कोई भी एंटीबायोटिक्स होता है उसका असर वायरस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ता। तो उसके ऊपर असर पड़ने वाला क्या होता है? एंटीवायरल ड्रग्स। और एंटीवायरल ड्रग्स फिर वो किस नेचर का होता है? ये प्रोटीन जो इसका कैप्सियस नेचर का बना, कैप्सिड है ना, ये प्रोटीनियस नेचर का, ये प्रोटीन का है ये। तो जो भी एंटीवायरल ड्रग बनाया जाता है वो भी प्रोटीनियस नेचर की ही होते हैं। तो ये दोनों के दोनों बाइंड कर जाते हैं, फाइनली इसके कैप्सिड को तोड़ के अंदर चले जाते हैं। यानी कि इसका कवच का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग है, और जो दूसरे चीज़ होते हैं वो अलग है। इसमें केवल प्रोटीन ही नहीं और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसका तो टोटली प्रोटीन का ही मिलके बना है। इसीलिए इसके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं पड़ता, किसी और पे एंटीबायोटिक्स का असर पड़ जाता है। दे आर सेंसिटिव टू इंटरफेरोन्स। देखो, इंटरफेरोन से ये सेंसिटिव होते हैं। इंटरफेरोन है क्या? इंटरफेरोन प्रोटीनियस नेचर का एक पार्टिकल है, या एक कॉम्प्लेक्स है, या एक मीडिएटर का काम करता है ये, जो हमारी इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है। हमारे इम्यून सिस्टम के अलग अलग सेल है जो अलग अलग तरह का मीडिएटर रिलीज करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। इंटरफेरोन भी उसी में से एक मीडिएटर का काम करता है, जो अलग कॉम्प्लेक्स या अलग हार्श एनवायरनमेंट में जब बॉडी को लगता है कि बाहर से कुछ आया है, तो एक रिलीज़ करता है, एक केमिकल रिलीज़ करता है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रिलीज़ करता है जिसको इंटरफेरोन कहते हैं, और ये प्रोटीनियस नेचर का होता है। दैट मीन्स ये प्रोटीन ही होते हैं। तो ये प्रोटीन होता है और ये कैप्सिड भी प्रोटीन है। तो इसीलिए प्रोटीन की सहायता ईजिली वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो ये इंटरफेरोन के से ये सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। इसीलिए दे कैन ई क्रिस्टलाइज लाइक केमिकल्स एंड आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड होस्ट सेल। यानी कि इसको किसी भी होस्ट सेल के अंदर, चाहे वो जीवित हो चाहे वो मरा हुआ हो, उसमें से हम इसको बाहर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये अपने आप को जहाँ भी रहता है क्रिस्टल के तौर पे इकट्ठा कर लेता है। अगर कोई एक होस्ट सेल है इसके अंदर अगर आया है तो कहीं अपना एक जगह पे इकट्ठा करके रखा रहेगा और इसको ईजिली क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। इसलिए इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वायरसेस आर हीट लायबल
यानी कि वायरस हीट लेवल का मतलब क्या है कि हीट के जैसे इसके ऊपर पड़ता है तो इसके ऊपर असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि या तो प्रोटीन हो या फिर कोई जेनेटिक मटेरियल हो। ये जेनेटिक मटेरियल या कैप्सिड प्रोटीन का, कैप्सिड भी प्रोटीन का बना है और जेनेटिक मटेरियल भी मेनली प्रोटीन के ही बने हुए हैं। तो ये जो भी हीट पड़ती है तो प्रोटीन टूट जाता है। देखते हो ना मांस को, मांस मेनली प्रोटीन का बना है। जैसे आप मांस को उबालते हो वो टूट जाता है सारे मॉलिक्यूल, वो गरम देते हो, हीट करते हो, बर्न कर जाता है, टूट जाते हैं सारे मॉलिक्यूल, खंड खंड हो जाते हैं। तो उसी तरीके से जब वायरस को हीट दिया जाता है तो हीट लायबल होती है, यानी कि ये ब्रेक डाउन कर जाते हैं हीट पे। ये इसके सारे कैप्सिड वगैरह है या ये सारी चीज़ें हैं, अंदर का प्रोटीनियस नेचर है जो भी पार्ट है, जेनेटिक मटेरियल, सब टूट फूट जाते हैं। दे कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग एट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। अगर इसको 30 मिनट तक 60 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर की टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है या हीट दिया जाता है तो ये टूट जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ है वायरसेस आर इनएक्टिव बाय सनलाइट। सनलाइट से वायरसेस एक्टिव मोड में हो जाते हैं, यूवी रेज से भी हो जाते हैं और आयोनाइजिंग रेडिएशन से भी इनएक्टिव हो जाते हैं। सॉरी, इनएक्टिव यानी कि ये ख़त्म हो जाते हैं। केमिकल्स रिएक्शंस आर लेस इफेक्टिव। वायरस के ऊपर केमिकल रिएक्शंस बहुत कम इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि मेनली प्रोटीन के बने होते हैं ऑन वायरसेस। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा कि वायरस का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगली वीडियो में वायरस के जो जनरल स्ट्रक्चर क्या है, वायरस के अंदर क्या क्या पार्टिकल्स है, वायरस के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर है, उसकी शेप क्या होती है, उसकी साइज़ क्या होती है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।